हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं जेई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में जो 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था शिफ्ट वन का, उसके केमिस्ट्री के पोर्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने इस शिफ्ट के उन क्वेश्चनों को पहले अरेंज किया जो 11th क्लास के सिलेबस में हमने कवर किए हैं। ऑलमोस्ट इस शिफ्ट के अंदर 30 में से 20 क्वेश्चन लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि हमने 11th की क्लास में ही कवर किए हैं। तो जो बच्चे 11th के हैं वो देख सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या उनके कौन कौन से कंसेप्ट उन्हें क्लियर हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, that is the mass of methane required to produce 22 ग्राम of CO2 after complete combustion is। ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है और मोल कंसेप्ट में हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई है कंबशन की। क्या थी? CXHY प्लस X प्लस वाई बाय 4O2 X CO2 प्लस y बाई 2H2O। तो अगर आप मीथेन का कंबशन कराते हैं तो मीथेन के कंबशन में रिएक्शन क्या होगी? CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। तो देखें, आपसे पूछा गया कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, एक मोल को बनाने के लिए, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम, 44 ग्राम को बनाने के लिए हमें एक मोल मीथेन लग रहा है, दैट इज 16 ग्राम। तो अगर हमें 22 ग्राम बनाना है तो 22 ग्राम के लिए हमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 8 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8 ग्राम। आंसर है 8 ग्राम। बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द all the completely filled subcell having n equal to 4 and s equal to plus half each। तो बेटा आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होता है बेटा? 2n²। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। बट हमसे इसमें एक कंडीशन और लगा दी, स्पिन क्या है? प्लस हाफ। तो प्लस हाफ वाले कितने हो जाएंगे इसके? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास प्लस हाफ वाले कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो क्या होंगे? 4 सेल में प्लस हाफ स्पिन रखते होंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आएगा 16। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। द 4f and 5f series of the element are placed separately in the periodic table. Top reserve the principle of classification। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमें बताना है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो क्या आपने पीरियोडिक टेबल का जब आपने चार्ट देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम पढ़ते हैं आज के दिन, उसमें 2 सीरीज ये नीचे अलग से सेपरेटली प्लेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या है? ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि एस ब्लॉक कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। बेटा आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट भी किया है, एस ब्लॉक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम को हम किस में रखते हैं? किरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ। ठीक है, तो ये वाली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। आप इस क्वेश्चन को +2 क्लास के डी एंड एफ ब्लॉक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कवर किया हुआ है। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट का एक टॉप फॉर्मूला लिखा था हमने। मैग्नेटिक मोमेंट किस क्या होता है? √n इंटू n+2 bm। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड। तो देखिए भाई, सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है बेटा? सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3d7 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। और यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। और यहाँ पर 3। और यहाँ पर कितने हैं? 4। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में बेटा?
डी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस इज। ये केमिकल बॉन्डिंग का आसान सा क्वेश्चन है। याद करो हमने MOT थ्योरी के बाद N2 और O2 का डायग्राम किया था, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हेटेरोएटॉमिक के केस में भी हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। इट इज जस्ट सिमिलर टू, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, CO में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, और सेम टू सेम ऐसे ही NO प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8, 7 + 8, बट इसमें +1 चार्ज है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कितने रह जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन जस्ट सिमिलर टू N2, तो हमें N2 के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो इस वाले NO प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 और 3, तो टोटल ओवरऑल कितना आया भाई, सम पूछा इसने, तो इसका आंसर होगा 6। बड़ा ये भी इजी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा ये क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग से है। आपको पता है डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि कौन से कंपाउंड पोलर होते हैं कौन से नॉन पोलर, तो जिसका म्यू 0 आएगा वो कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर, और जिनका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है वो कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर। तो CCl4 कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है और चारों के चारों सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, म्यू क्या होगा, 0। तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट म्यू इसका भी क्या होगा, 0 है। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन बचता है ऑप्शन 4, यहाँ पर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो म्यू इस कंपाउंड का म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है CHCl3। CHCl3 इज द पोलर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3 moles of an ideal gas at 300 Kelvin expand isothermally from 300 decimeter to 445 decimeter cube against a constant opposing pressure of 80 kilopascal, then the amount of heat transferred is। थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से डाटा को पढ़ें। देखो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, कितने मोल हैं, 3 मोल्स है हमारे पास, ओके। और हम किसको करें, एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली, आइसोथर्मल है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, V1 कितना है 330 डेसीमीटर क्यूब, और V2 कितना है 45 डेसीमीटर क्यूब। एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो आपको पता है जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो डेल्टा U क्या होगा बेटा, 0, बिकॉज हमें पता है इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का होता है, तो डेल्टा U 0 होगा। अगर अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएं और हमें निकालना क्या है, हीट निकालना है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा U क्या होता है बेटा, Q प्लस W, ये 0 होगा तो Q किसके इक्वल होगा, -W। अब वर्क निकालना है, तो वर्क अगर निकल जाएगा तो हम हीट निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि मैंने पहले ट्रिक बताई हुई है आपको ये वर्क रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसकी पहचान कैसे करोगे, जब भी आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा हो तो हम क्या कहते थे, वर्क इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा भाई, -P एक्सटर्नल डेल V, ठीक है। तो -P एक्सटर्नल कितना है बेटा हमारा 80, और डेल्टा V V2 माइनस V1, V2 कितना है 45 माइनस 30, तो ये आपके पास कितना आ रहा है बेटा -18 इंटू 15, तो ये आपके पास आ रहा है -1200। तो आपको लेकिन आपको हीट निकालना, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 1200, तो आपका इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1200 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको रिडॉक्स के रूल्स लिखवाए थे जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन एक ऐसा है जो अपनी कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज क्या करता है -1 शो करता है, और बाकी सभी हैं एलोजन जो है वो अपने -1 से +7 तक जा सकते हैं। हमने इसके साथ साथ एक और कोई क्वेश्चन किया था कि फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसका रीजन भी यही था क्योंकि फ्लोरीन है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, वो कंबाइंड स्टेट में -1 करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्लोरीन
डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड विद द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। देखो एक और क्वेश्चन आया है रिडॉक्स से, आपको बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। देखिए पहला कंपाउंड है हमारे पास SO3। SO3 में सल्फर किस में दिख रहा है बेटा, +6। H2SO3, H2SO3 में सल्फर की कितनी आएगी बेटा, +4 आ रही है, ठीक है। अगर हम बात करें SOCl2 तो यहां भी कितनी आएगी, +4। SF4 में भी कितनी आ रही है, +4। BaSO4 में सल्फेट है, सल्फेट -2 में है, तो यहाँ पर ये +6 में है। और H2H2O7 यहाँ आप निकालोगे तो इसको भी बाय स्ट्रक्चरल निकाल के देखोगे तो ये भी +6 में ही आएगा, ठीक है। तो अब ओवरऑल +4 वाले कितने हैं, एक तो हमारे पास ये है, ये +4 में, ये +6 में है, तो टोटल +4 वाले कितने कंपाउंड हैं, 3। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है आपको और इस पे ग्रुप लगे हुए हैं। हम नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं, आप खुद भी जल्दी से देखें क्या आंसर आएगा इसका। हम नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, जहां से क्या हो सम, क्या हो लोएस्ट लोकेंट रूल और सम रूल लगाते हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, इसमें नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 एंड दिस इज 3। तो 3 पर हमारा ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और 1 पर क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इथाइल ई पहले लिखा जाता है, तो 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका आ गया बी आंसर, सेकंड। नेक्स्ट देखें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडियम इज, एटॉमिक नंबर दे रखा है 60। बेटा ये हालांकि मैं D&F ब्लॉक में, हम +2 क्लास में भी पढ़ते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, लेकिन हमने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे हमने सभी कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा था, तो बड़ा आसान है। और यहाँ तो क्वेश्चन वो और भी इजी है, आपको सिर्फ सम करके देखना है, जहाँ भी 60 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखें जिनोन के पास कितने होते हैं, 54, और इसके पास कितने हैं, 4 + 2, ये 60 हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कितना जा रहा है 54 + 8, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो 54 + 1 + 1 + 2, तो ये कितना बन रहा है 58 बन रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आपको पता होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे 57 से लेके 71 तक लेंथेनोइड सीरीज होती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम का है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड ऑन Ka एंड Kb वैल्यू ऑफ एसिड एंड द बेस फॉर्मिंग इट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। तो बेटा आप सभी को पता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जो हम क्या कंसिडर करते हैं, वीक बेस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट याद करो, आपको जब हम सोल्ट की बात करते थे और सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में हम पीएच निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ा था हमने, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये एक ऐसा सोल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ओवरऑल सॉल्यूशन का जो पीएच है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, के और केबी पे, तो ये वाली बात भी ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू आर, सेकंड आर करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही सिंपल है, जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन इज ए टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आपको इसमें कहीं बेंजीन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बेंजीन एरोमेटिक, बेंजीनॉइड नॉन एरोमेटिक, क्या ये ओपन चेन है, नो, तो एसाइक्लिक भी नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट है, हाईएस्ट इनोल कंटेंट विल बी शोन बाय, आइसोमेरिज्म के टॉपिक से क्वेश्चन है, हमने इनोल के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग एरोमेटिसिटी होती है, तो देखो इसकी जब आप यहाँ से H को निकालोगे तो ये क्या करेगा, तीनों ही जगह से H को करके हम इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो एरोमेटिसिटी मेंटेन हो रही है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनोल कंटेंट इसी में होगा क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस बताना है। बेस वो होते हैं जो इजीली लोन पेयर डोनेट करें। अब यहां पर इन चारों ऑप्शनों को अगर आप देखते हैं, देखो इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स डीलोकलाइज है।
ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, 2 फिनाइल रिंग से, और यहाँ भी ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, कंजुगेशन में है। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल पेपर आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है जीओसी से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। तो हाईली एसिडिक हाइड्रोजन आपको हमने ये केस किया हुआ है, देखिए इस केस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ठीक है, ये एक्टिव मिथाइल है, मिथाइलिन है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड किससे जुड़ा हुआ है? माइनस आई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो सबसे जितना ज्यादा माइनस आई लगा होगा तो वही इसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटीजर क्वेश्चन था, अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। हमने एरोमेटिसिटी को भी हमने 11th क्लास के पार्ट में कवर किया हुआ है, तो आपको पता है। देखिए, क्या ये पहला कंपाउंड एरोमेटिक दिख रहा है आपको? नहीं। यहाँ पर ये कार्बन क्या है? sp3 है, तो sp3 ये कंपाउंड तो एरोमेटिक होगा नहीं। अब ये देखिए, ये रिंग एरोमेटिक है, 4n + 2 पाई हकल रूल को फॉलो कर रहा है, और ये नॉन एरोमेटिक है। बट एक एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक है, तो ओवरऑल ये क्या है आपका? एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक है। यहाँ भी देखो कंजुगेशन है, 2 फ्यूज रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं, तो अकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये भी अपने आप में 2 4 6, ये नेगेटिव चार्ज भी कंजुगेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो साइक्लिक sp2 हाइब्रिडाइज कंजुगेशन है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपने आप में हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पूछा, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी जीओसी से क्वेश्चन मान सकते हो आप, हमने कर चुके हैं। हालांकि इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप +2 क्लास में एल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर में पढ़ते हो, बट ये यहाँ भी हमारा हो जाएगा। हमने जीओसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, असेंडिंग ऑर्डर में बताओ। तो बेटा आपको याद करो, हमने ऑर्डर लिखा था। तो एल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? फिनोल होते हैं, क्योंकि फिनोल में एनायन जो है, फिनोक्साइड एनायन है, वो स्टेबलाइज है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इन ए कंपाउंड तो सबसे क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। अब बात करते हैं -I, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप होता है। तो इस हिसाब से जितने ज्यादा -I ग्रुप किस में लगे हुए हैं? ई में, तो ई सबसे ज्यादा एसिडिक। देन आप देखें यहां पर नाइट्रो ग्रुप बी में क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप है। फिर इसके बाद इन दोनों में ये +M ग्रुप है। ठीक है, और ये अपने आप में, ठीक है, कोई विदाउट ग्रुप है फिनोल। तो इसके बाद क्या आएगा? EBD। देन इसके बाद आपका आएगा C, और देन सबसे लास्ट में आपका आएगा A। तो ऐसा आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, अमंग द फ्लोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप इज। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा कवर किया है, हाइड्रोकार्बन के पार्ट में भी कवर कर चुके हैं। तो हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है? तो -M ग्रुप वाले जो होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग हो गए, और -I वाले। तो एक तो आपका होगा OCH3, तो लोन पेयर कंटेनिंग है, ये तो +M है। ठीक है, तो ये नहीं। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आपका क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। साइनाइड भी आपका क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। और CH3 अपने आप में +I है, तो ये नहीं होगा। ये भी लोन पेयर कंटेनिंग है, ये भी +M शो कर रहा है, तो ये भी, ये अपने आप में क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। एक और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ COR, ये अपने आप में क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। OH अपने आप में लोन पेयर कंटेनिंग, तो ये अपने आप में क्या होगा? +M होगा। कार्बोक्सिलिक अपने आप में क्या है? -M शो कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। Cl की अगर हम बात करें, +M है और -I है, बट अगर आपको पता है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आते हैं आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर 4 ग्रुप आपको ऐसे दिख रहे हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन ऑन रिएक्शन विद HBr in presence of peroxide form an addition product A। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर आपसे पूछ रहा है।
तो हमने इसको भी हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हमने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल को डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है। देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, किसका 3 मिथाइल हेक्सटूइन, 3 मिथाइल हेक्सटूइन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, HBr के साथ। लेकिन यहां पर किसकी प्रेजेंस है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस है। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा। और एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव पार्ट कहाँ लगाएंगे, जिसके ऊपर के ऊपर क्या हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो डबल बॉन्ड के। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CCBr सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए इसने पूछा क्या है हमसे, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि कितने स्टीरियोमर्स बनेंगे। तो हमें कायरल सेंटर देखने हैं। कायरल सेंटर यहाँ पर कितने बनते दिखाई दे रहे हैं भाई, ये वाला एक कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है। टोटल हमारे पास 2 कायरल सेंटर हैं। तो टोटल हमारे पास स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके, हमें दे रखा है एक रिएक्शन दे रखी है, हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है किसमें, H2+I2 में, और हमें HI की कंसंट्रेशन और रेट का डाटा दिया हुआ है और हमसे ऑर्डर पूछ रहा है। देखिए अगर हम मान के चलते हैं रेट इज इक्वल टू, रेट लो के अकॉर्डिंग KHI, और HI का रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर मान के चल रहे हैं X। हम किसी भी 2 डाटा को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर पहले रेट कितना है, 7.5 इंटू 10 की पावर -4। ओके, और यहाँ इस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या रही है, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.05। इसको मैं 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं दूसरे रेट से। सेकंड रेट क्या है, 3 इंटू 10 की पावर -3। और ये कब है, जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई है, 0.01। ठीक है, दैट इज 10 की पावर -2। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं और इसकी पावर हम लेके चल रहे हैं x, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, करो इसको सोल्व करोगे, ये आपका कितना आ रहा है बेटा, 0.25 आ रहा है, इक्वल टू 0.5 की पावर x। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आता दिख रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, सॉरी ये आपका आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आपका x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। इनको डिवाइड बाय सॉल्विंग दीज, हमें अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x आएगा हमारा 2। तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में पूछा है द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5,600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। देखो बेटा हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा कितना ml डिस्प्लेस कर रहा है, 5600 ml O2। तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 डिस्प्लेस कितने हो रहे हैं, 5,600 ml। तो इसको 22,400 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, 0.25 मोल। हमें मोल पता चल रहे हैं O2 के, तो क्या हम इक्विवेलेंट बता सकते हैं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू में n फैक्टर। और याद करो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी n फैक्टर 3 एनायन की, H2 की, O2 की और एक थी Cl2 की। इसका n फैक्टर 2 रहता है, इसका 2 और इसका 4। याद है आपको, ये बॉक्स में हमने नोट्स में ऐड किया था। तो हमारे पास मोल कितने हैं बेटा, 0.25 और n फैक्टर कितना है 4। जब तो यहां पर हमारे पास इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं 1। ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट 1 है तो सिल्वर के भी कितने इक्विवेलेंट रहे होंगे 1। और इक्विवेलेंट सिल्वर के अगर 1 आएंगे, ठीक है,
तो आपको पूछ क्या रहा है, वेट पूछ रहा है कितना। तो इक्विवेलेंट अपने आप में फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो और इसका इक्विवेलेंट वेट क्योंकि n फैक्टर इसका 1 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट इसका है 108, तो हमारा यहाँ से वेट आ जाएगा 108 ग्राम ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास 1 इक्विवेलेंट है, W अपॉन में 108 कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर है 108। बड़ा ही इजी है ये भी। नेक्स्ट है बेटा, सॉल्यूशन के चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ विल बी। ऑप्शन ए है इंक्रीज वेपर प्रेशर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बी है इंक्रीज वेपर प्रेशर डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी दे रखा है हमें डिक्रीज वेपर प्रेशर डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन 4 है आपके पास डिक्रीज वेपर प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। बेटा नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, नेगेटिव डेविएशन में इंट्रैक्शन स्ट्रोंगर हो जाता था, तो वेपर कम बनते हैं, तो वेपर प्रेशर घटेगा, और वेपर प्रेशर घटता है तो हमने पढ़ा हुआ है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होती है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अगर वेपर प्रेशर आपका घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डिक्रीज वेपर प्रेशर एंड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इन तीनों PQR 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो बेटा आपको पता होना चाहिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, √n × n+2। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो देखो वाटर यहाँ पर तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स में लीजेंड जो हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं भाई, वीक फील्ड लीजेंड है, और वीक फील्ड लीजेंड के केस में पेयरिंग तो होगी नहीं, तो सिंपली आप देख लो Fe+3 में होगा, तो यहाँ पर क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 3d5। तो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, 5 अनपेयर्ड। और यहाँ पर वेनेडियम +2 में आ रहा है, तो वेनेडियम +2 में क्या करेगा 3d3, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। और यहाँ पर हमारे पास आयरन क्या है +2 में, और +2 में है तो इसके पास क्या होगी 3d6। 3d6 में हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन रख रहा है, ये वाला कंपाउंड। तो P का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद R का, फिर Q का। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3rd आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 11th क्लास में पी ब्लॉक ग्रुप 13 और 14 जब कराया है तो मैंने करा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन ए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन is unusually high in group 13 elements and region there as solid boron has very strong crystalline lattice। हमने स्टार्टिंग में ही जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बोरॉन का, हमने एक स्ट्रक्चर की बात की थी, बोरॉन आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर रखता है, और आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर में 12 कॉर्नर और 20 फेस होते हैं, और 20 फेस होंगे तो इसका एक नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है, और नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये रिएक्ट भी नहीं करता। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होते हैं 12 कॉर्नर होते हैं और 20 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं बेटा, 20 फेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर आपको ये रिएक्शन याद हो, हमने लैब की प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखी भी हुई है, सोल्ट एनालिसिस में भी हमने इसको पढ़ा था। येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट्स डिजोल्व ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH सॉल्यूशन देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। याद करो हमने ये रिएक्शन को पढ़ा था, और रिएक्शन क्या थी, PbCrO4 को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, हॉट एक्सेस में कराते हैं, तो हमारा ये कंपाउंड क्या बनता है, ये कंपाउंड क्या बनाता है बेटा, PbOH4 2 नेगेटिव प्लस Na2CrO4। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 4 है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है -2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनता है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है,
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ए कायरल एल्काइल हैलाइड इज। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में SN1 और SN2 का आपको मैकेनिज्म याद हो, पूछ रहा है कि SN1 में क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री और SN2 में क्या होता है। तो याद करो बेटा, SN1 टू स्टेप रिएक्शन थी, उसमें कार्बोकैटायन बनता है। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जहां बनेगा वहां पर क्या होगा, फ्रंट sp2 है, प्लेनर है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसमाइजेशन। और SN2 में क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है वहां पर क्या होता है, वेल्डन इन्वर्जन होता है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, रेसमाइजेशन इन SN1, और SN2 में क्या आएगा, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, रेसमाइजेशन ओकर इन SN1। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। NaCl react with the concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 to give reddish fume B, which react with the NaOH to give yellow solution C। B और C बताने। याद करो हमने एक टेस्ट पढ़ा था, और उस टेस्ट का नाम था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए यूज होता था, किसी आयनिक क्लोराइड Cl नेगेटिव के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था, याद करो, नोट्स में लिखवाया भी था मैंने आपको, 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो जिनके क्लोराइड है ना को इस टेस्ट को नहीं देते हैं, AgCl HgCl2 वाले, ठीक है, SnCl2 PbCl2, 4, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे। ये कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। इसकी रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए। रिएक्शन क्या थी, देखो हम NaCl को K2Cr2O7 के साथ ट्रीट कराते थे और H2SO4 लेते थे इसमें कंसंट्रेटेड। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते थे तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनता था, CrO2Cl2 बनता है, और इसका क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, और इसका कलर कैसा होता था, ऑरेंज रेड। तो इसने यहाँ पे दिया हुआ है रेड फ्यूम बनते थे, रेड फ्यूम्स बनते हैं। और इस रेड फ्यूम्स को आप जब किससे ट्रीट कराते थे, NaOH से ट्रीट कराते थे, तो यहाँ पे क्या बनता था, Na2CrO4। और इस कलर का, इस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है बेटा, येलो कलर होता है। ये आपका कंपाउंड B है और ये आपका कंपाउंड C है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए। ये भी हमारे CBSE सिलेबस का पार्ट में रिएक्शन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आप बताएं। देखो नाइट्रोफिनॉल के अंदर अगर हम ऑर्डर लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप के साथ में, तो आपको ध्यान होगा नाइट्रो ग्रुप पैरा इज मोर एसिडिक, बिकॉज आपको ध्यान होगा ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये लेस एसिडिक हो जाता है पैरा की कंपैरिजन में। ठीक है, और तो और अगर हम बात करें मेटा की, तो मेटा में ये सिर्फ नाइट्रो ग्रुप सिर्फ -I का काम कर रहा है, तो ये सबसे इन तीनों में सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। इथेनॉल विल, सेकंड स्टेटमेंट को देखें, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे क्या कह रहा है, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद द लुकास रिएजेंट। तो बेटा आपको याद होना चाहिए, आपने जब लुकास रिएजेंट जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, तो टर्सरी अल्कोहल के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, लेकिन ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत है। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये आंसर आएगा ऑप्शन ए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बेटा, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ए लिंकेज नोन एज। बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और अगर आपको ध्यान हो, आपने DNA RNA के स्ट्रक्चर्स के जब हम उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या आएगा भाई, दो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा, जिसमें बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। अगर दो ऐसे ग्रुप को हम जो ज्वाइंट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, तो उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं, ये देखो, ये आपके पास दो कंपाउंड है, ये जो लिंकेज है ना इसका फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड।
दो न्यूक्लियोटाइड जिस लिंकेज से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं जेई मेन शिफ्ट 1 के। पेपर आसान था और अब आपको देख के लग भी गया होगा कि हमने ऑलमोस्टली 11th क्लास में ही 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।